आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद आरक्षण पर फिर से नया सवाल खड़ा हो गया है। 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में उपवर्गीकरण होना चाहिए। अब फिर से एक बार याचिका में सवाल किया गया है कि आखिर ऐसे लोग जो पहले ही आरक्षण का फायदा लेकर या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर किसी और कैटेगरी में आरक्षण के उचित हकदार नहीं हैं, उन्हें बाहर क्यों नहीं किया जाता है। इसी याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब हम आपको बता रहे थे कि क्या कहा है आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने। 75 साल में जो लोग लाभ ले चुके हैं, फायदा ले चुके हैं, बेनिफिट ले चुके हैं, उन्हें बाहर रखा जाना चाहिए। ऐसे लाभार्थी जो दूसरों से बराबरी कर सकते हैं, उन पर फैसला हो। आरक्षण किसे मिले ये तय करना कार्यपालिका विधायिका का काम है। एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करके नई नीति बनाई जाए। क्रीमी लेयर लाभार्थियों को अब दायरे से बाहर करने की नीति बने। हमें राज्यों को निर्देश दिए हुए 6 महीने हो चुके हैं। तो 6 महीने हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल जवाब लगातार जारी है। याचिकाकर्ता का कहना है राज्य नीति नहीं बनाएंगे, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को ही हस्तक्षेप करना होगा। कोर्ट का जवाब, सांसद है ना, सांसद कानून बना सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये सवाल जवाब लगातार जारी है। तो वहीं आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 2024 का फैसला, ये हम आपको बता रहे हैं, 5 जजों की संविधान पीठ ने 2004 का फैसला पलटा था। एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान की जानी चाहिए। अनुचित लाभार्थियों को दायरे से बाहर किया जाए। राज्यों को आरक्षण में वर्गीकरण की नीति बनानी चाहिए और समानता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुधार जरूरी है। तो ये बड़ी बात है, देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा कही गई थी और 6 महीने हो चुके हैं और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अश्विनी दुबे है, वकील है सुप्रीम कोर्ट में, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले अश्विनी दुबे जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए 6 महीने का समय हो चुका है। देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा गया था कि अब इसका जो है एक क्रीमी लेयर तैयार होना चाहिए। जो लोग आरक्षण का फायदा ले चुके हैं अब उन्हें अलग करना चाहिए, क्योंकि वो फायदा दूसरे लोगों तक भी पहुंचे जो वास्तव में अभी तक नहीं ले पाए हैं। बिल्कुल, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का याद करें अगर आप, तो 6-1 के बहुमत से जो पिछले वर्ष फैसला आया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति में भी वर्गीकरण हो सकता है, यानी उसमें क्रीमी लेयर की पहचान की जा सकती है। दूसरी बात, वहां पर एक बात आई थी कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर की पहचान करके और जो ऑलरेडी कंपटीशन करने की स्थिति में है, जो कोटे का लाभ ले चुके हैं, जी। उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय यह कह दिया था कि उनको, चूंकि वो प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है, इसलिए उनको कोटे से बाहर रखा जाए और जो रियल लोग हैं, जिनको कोटा विद इन कोटा की अगर हम बात करें या क्लासिफिकेशन की बात करें, रिजर्वेशन विद इन द रिजर्व कैटेगरी, वो जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको लाभ मिला जाए। अब यहां पर चूंकि कोई फैसला नहीं हुआ, सरकारों को फैसला लेना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम बात कही कि ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो है, जो विधायिका है और कार्यपालिका, वो यह तय करे कि उन लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए जो कोटे का लाभ ले चुके हैं। बड़ी सिग्निफिकेंट और बिल्कुल। इंपॉर्टेंट ये टिप्पणी है और दूसरों के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर 75 वर्षों का भी टारगेट दिया जा रहा है, 75 वर्षों में संविधान लागू करने के बाद देश में कोई एक ऐसा सर्वे नहीं हुआ कि जिन जिन लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला और जो अभी भी मल्टीपल रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार उनको रिजर्वेशन एजुकेशन में मिल रहा है, उनको रिजर्वेशन नौकरी में मिल रहा है, उनको रिजर्वेशन पदोन्नति में मिल रहा है, उनको बच्चों के एजुकेशन में मिल रहा है, बच्चों के एडमिशन में मिल रहा है और उन बच्चों के आगे जाकर नौकरी में भी मिल रहा है और तमाम सुविधाएं भी मिल रही है। जबकि अगर देखा जाए तो वो ऑलरेडी एक एडवांस कैटेगरी में आ गए। जातिगत संरचना क्या है? जातिगत संरचना का मतलब यह नहीं है कि आप जाति के इसलिए रिजर्वेशन है, बल्कि आप पिछड़े हैं और आप अगड़े आ गए हैं तो आप उससे निकलिए। और एक और बड़ी सिग्निफिकेंट बात, इंदिरा साहनी के केस में भी अगर आप याद करिए, जब ओबीसी की कैटेगरी के केस में क्रीमी लेयर की बात, उस समय भी कहा था कि सरकारें सर्वे करवाए और जो जातियां सबल हो गई उनको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट करिए ताकि रियली जो बेनिफिट जिनको मिल रहा है लाभ वो मिले। पर सरकारों ने, किसी सरकार ने अब तक जो है नहीं किया, बल्कि लिहाजा आरक्षण का दायरा बढ़ाती गई सरकारें अपने राजनीतिक लाभ के लिए। तो ये टिप्पणी भी मैं समझता हूं कि बड़ी सिग्निफिकेंट है। सरकारों को इसका जो है, इस
पालन करना चाहिए, और जो रियल में वांटेड लोग हैं, जिनको जरूरत है, उनको इनका बेनिफिट मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आपके पास आते हुए, हालांकि आप खुद कहते हैं कि आप लोगों की पार्टी जो है पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करती है, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आरक्षण का फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो एक के बाद एक इसका फ़ायदा लेने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो इस बेनिफिट का फ़ायदा ले रहे हैं जी, लेकिन जो पिछड़े हैं, जो जागरूक नहीं है, वो इस बेनिफिट का फ़ायदा नहीं ले पा रहे। इस टिप्पणी के बाद यूपी सरकार क्या लगता है कि आपको काम कर रही है? मेरे नाम में प्रोफेसर धर्मेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? नाम मेरी परी है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, टेक्निकल इशू है कुछ। डॉक्टर विशाल मिश्रा प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर विशाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, 6 महीने बीत चुके हैं, किस तरीके से आप देखते हैं तमाम स्टेट गवर्नमेंट की कार्यों को? नहीं, देखिए, हमारा संविधान जो है वो साफ साफ कहता है कि जो अनुच्छेद 16 है उसका जो खंड 4 है उसके तहत जो है जो 4A है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि जो है जो भी समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए पदों में, सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है। तो ये जो है उनके लिए होना है, संविधान सम्मत है। लेकिन अब जो माननीय न्यायालय की टिप्पणी है तो उस टिप्पणी में जो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो लोग उसका लाभ ले चुके हैं उसकी जो है उसके बारे में बात करने की बात है। लेकिन ये बात भी है कि बहुत सारे लोग हैं कि जो वास्तव में इस आरक्षण की सुविधा से, लाभ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी उसका फायदा नहीं ले पा रहे, उनको भी समाज की मुख्य धारा में इसके तहत लाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे देखिए बड़े वोट बैंक का यहाँ पे सवाल है, तो क्या पार्टी इसे पूरी तरीके से निभाते हुए दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है इस पूरे मामले को लेकर, और तमाम सियासी दलों ने फिलहाल तो जो है चुप्पी साध रखी है, तो इसका आपको सोल्यूशन क्या नजर आता है? प्रोफेसर सुबोध, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार दोबारा कहेंगे? डॉक्टर विशाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? चलिए, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी, आपकी आवाज। तो चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। अश्विनी दुबे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी दुबे जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन तमाम सियासी दलों ने इस पर चुप्पी साध रखी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक का भी सवाल है। बड़ा वोट बैंक, नेचुरली वोट बैंक इसलिए कि आप देखिए कि आरक्षण की मैक्सिमम लाइन सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं तय किया था कि 50% का कैप सारे रिजर्वेशन को इंक्रीज नहीं होना चाहिए, और अगर वो होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट का वायलेशन होगा। परंतु हुआ क्या, छत्तीसगढ़ में भी देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार जो उस समय की सरकार थी, छत्तीसगढ़ ने रिजर्वेशन बढ़ाकर 67% किया। हालांकि वो पास जो है नहीं हो पाया, गवर्नर ने उसको, उस बिल को पास नहीं होने दिया, अपने पास ही लैप्स हो, गवर्नर के पास लैप्स हो गया। मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखें, मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो उस समय भी रिजर्वेशन का कैप 50% बढ़ा के आगे कर दिया गया। फिर अगर आप देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो झारखंड में थी, फिर आप बिहार में भी अगर आप देख लीजिए नीतीश कुमार की सरकार थी, आप वहां तमिलनाडु में देख लीजिए, तमिलनाडु में जो सरकारें थी, सब सरकारें कभी 67%, कोई 73%, सिर्फ इसलिए कि उनको पॉलिटिकल बेनिफिट दिखता था। उनको क्लास के किसी अपलिफ्टमेंट से, किसी वंचित, शोषित या जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने से मतलब नहीं था। उनका सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब था कि हम किस तरीके से दोबारा से सरकार बनाएं और जिन जातियों का वोट बैंक ज्यादा है उनको ना छेड़ते हुए रिजर्वेशन की सीमा हम बढ़ा दें, ताकि जो है हमें वोट मिलता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को कहा कि आप राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, आप अपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए नहीं, आप एक्चुअल में अपलिफ्टमेंट के लिए अगर काम करते हैं तो
तो आपको क्रीमी लेयर की पहचान करना और आरक्षण का जिनको जरूरत है उनको जो है आपको आरक्षण देना, और जो आरक्षण मिल चुका है उसको उस कैटेगरी से बाहर निकालना है। आप याद करिए ऑनरेबल जस्टिस गवई की वो जजमेंट, जब उन्होंने पिछली बार 6 के केस में अपनी जजमेंट को लिखते हुए ऑनरेबल जस्टिस गवई ने स्वयं कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के अंदर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है ताकि उनमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके। और इसीलिए ऑनरेबल जस्टिस गवई ने कहा था कि अगर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान होगी, उनका आरक्षण का लाभ जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनको नहीं मिलेगा, तो ये जो है कुल मिलाकर इसका बेनिफिट होगा और इसके लिए नीति बनानी पड़ेगी। और नीति कौन बनाएगा? ऑब्वियसली नीति बनाना न्यायपालिका का कार्य नहीं है, नीति बनाने का कार्य जो है सरकारों का है, और ये सरकारें विफल हो रही हैं और नतीजा है कि पॉलिटिक्स और सिर्फ पॉलिटिक्स। यानी बिल्कुल अश्विनी दुबे, कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए सियासत हावी है, लेकिन क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिससे पता चल पाया कि आखिर किसने कितना फायदा लिया है? नहीं, व्यवस्था तो उसके लिए आपको सर्वे करवाएंगे, सर्वे करवाने का आप देखिए कुछ बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, जैसे अब आप जाट देख लीजिए, यादव कम्युनिटी को देख लीजिए, गुर्जर कम्युनिटी को, साहू देख लीजिए, जायसवाल देख लीजिए, ये सब सबल कम्युनिटीज हैं। ये सब कम्युनिटीज में क्लासिफिकेशन आप करवाइए, सब बड़ी जातियां हैं, लेकिन बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि कहीं वो जो है ओबीसी की कैटेगरी में आ रही है। तो ऐसे, और साथ ही साथ सिर्फ ऐसा नहीं है, जनरल कैटेगरी में भी जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की 10% की बात की गई थी, उसमें भी एक कैप फिक्स किया था कि जिनकी अगर लिमिट, आउटर लिमिट कम होगी उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि जनरल में भी जो लोग हैं उनको आरक्षण, उनको जो है सारी सुविधाएं हैं और वो पैदा ही हो रहे हैं तो सिर्फ हर तरह के बेनिफिट्स के साथ या सबल होकर के, वहां भी दिक्कत है। और इसीलिए क्लासिफिकेशन, और आप डॉक्टर अंबेडकर की उस बात की तरफ भी अगर हम करें जो पूना पैक्ट के बाद उसमें बात ही फिर संविधान बना था कि आरक्षण वैशाखी नहीं सहारा है, और इसलिए 10 साल की लाइन फिक्स की गई थी। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन अंबेडकर जी के जो विजनरी पॉइंट्स थे या उनके जो विजडमफुल थॉट्स थे उनको कहीं इंप्लीमेंट करने की बात नहीं करते। ये नहीं कहते कि जो लोग ऑलरेडी सबल हो गए उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो नहीं, उसके लिए नीति सरकार बनाए। और मैं समझता हूं अगर बनाएगी तो इस देश से तो बढ़िया दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां हर किसी को उसका बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का, सरकारी सुविधाओं का। जी अश्विनी दुबे, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र, 6 महीने बीत चुके हैं आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल जवाब का जो बातें हैं ये हमने विस्तार से बताया है, लेकिन 6 महीने के बाद इस तस्वीर को आप किस तरीके से देखते हैं? सियासतदानों की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? अगर आरक्षण की बात की जाए तो जब से देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी के बाद के आरक्षण का एनालिसिस ये भी ज़रूरी है कि आरक्षण कितने लोगों तक पहुंचा है। अगर हम 27% आरक्षण ओबीसी को दिए हैं, 21% आरक्षण एससी को दिए हैं, 2% एसटी को दिए हैं, आज की जो वर्तमान स्थिति है 75 वर्षों के बाद भी, अगर आप बड़े संस्थानों की बात कर लीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए, IITs की बात कर लीजिए, IIMs की बात कर लीजिए, NITs की बात कर लीजिए, आज वहां पर प्रोफेसर की भर्ती में आप देखोगे कि 1% भी ओबीसी के लोग नहीं है। तो 27% आरक्षण लागू होने के बाद भी 1% लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसा संस्थान भी शामिल है इसमें। तो इसका भी एनालिसिस जरूरी है कि हम जिस टाइम स्पैन में रिजर्वेशन दिए हैं वो रिजर्वेशन कितना कारगर हुआ है। मैं रिसेंट उदाहरण में आपको बताना चाह रहा हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया था। ओबीसी के 8,000 बच्चों को आरक्षण नहीं मिला था उसमें, और उसकी जब शिकायत उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में करी, जैसे भारतीय जनता पार्टी दावा करती है एक संवैधानिक संस्था हमने बना दी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आदेश को भी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं मानी, फिर अभ्यर्थी चले गए हाई कोर्ट की बात को भी नहीं मानी, फिर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो जो वर्तमान में सरकार है उसकी इच्छा शक्ति क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाना चाहती है या उन्हें रोकना चाहती है। आज भी जो उच्च शिक्षण संस्थान है इस देश के अंदर, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हो, वहां जितनी भी भर्तियां हो रही हैं आप देखोगे कि ओबीसी और एससी एसटी के रिक्रूटमेंट में एनएफएस डाल दिया जाता है उन्हें रोकने के लिए। तो सवाल ये है कि अगर सरकार की नियति पिछड़े और दलितों तो कुल मिलाकर कहीं जगहों पर इस आरक्षण का फायदा पहुंच रहा है, लेकिन कुछ संस्थानों में नहीं मिल रहा है, आपका ये कहना है। फिलहाल आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एससी एसटी आरक्षण को लेकर यहाँ पे क्रीमी लेयर को लेकर टिप्पणी की है, उस पर 6 महीने बीत चुके हैं और 6 महीने के बाद किस तरीके से प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट कार्ड है, इसी पर हमारी एक खास बातचीत जारी है। धर्मेंद्र यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, खास मेहमानों का पैनल, दूसरे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, अश्विनी दुबे भी हमारे साथ। लेकिन धर्मेंद्र, ये बताइए जरा, आपकी पार्टी का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड है? देखिए, हमारा स्टैंड ये है कि रिजर्वेशन में जो क्रीमी की बात है वो पूरी तरह से गलत है। अगर अश्विनी चौबे जी ये कह रहे थे कि बाबा साहब का जो कहना था वो उसके दूसरे पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहे हैं कि बाबा साहब का कहना ये था कि 10 साल में अगर रिजर्वेशन दे दिया जाए फुल फ्लैश, तो जो आपके जो सामाजिक पिछड़ापन है उसकी खाई कम हो जाएगी और जो शैक्षणिक पिछड़ापन है उसकी खाई कम हो जाएगी। लेकिन 10 साल होने के बावजूद भी उस खाई को हम नहीं कम कर पाए हैं। तो ये अभी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां बाबा साहब चाहते थे कि हम 10 साल में पहुंच जाएंगे, और 75 साल बाद भी नहीं पहुंच पाए। तो हम कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए इस देश में और आदिवासियों के लिए, ये बात जगजाहिर है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो नैरेटिव है, अगर आप इस बयान को देखिए कि मोहन भागवत जी का बयान पहले ही आ चुका था इस बात को लेकर के, उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय का बयान आया कि भाई हमें इस पे रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लाने की जरूरत है। अभी क्रीमी लेयर लाने की कोई जरूरत प्रोफेसर नहीं है। धर्मेंद्र, समय हमारे पास कम है। अब हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मेहता भी है, प्रवक्ता है आरजेडी के। प्रोफेसर सुबोध, क्योंकि बहुत बड़े यहाँ पे वोट बैंक का मामला है, क्या लगता है इसमें तमाम पार्टियां का आप स्टैंड किस तरीके से देख रहे हैं? पहले आप अपनी पार्टी का स्टैंड बताइए। देखिए, जो माननीय कोर्ट के ये जो वक्तव्य आए हैं वो मुझे लगता है बहुत टिमिड है, ना समझ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, खासकर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी आरक्षण देखिएगा तो हायर एजुकेशन में 1997 में ही जो है शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण मिला। 2008 में जाकर जो है ओबीसी को आरक्षण मिला। आज के दिन में कोई भी वाइस चांसलर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक भी वाइस चांसलर ओबीसी का नहीं है। सिविल सर्विस में भी आप देख लीजिए, उनका रिप्रेजेंटेशन 27% का होना चाहिए था, वो 27% आज भी स्टेट सर्विस हो या सेंट्रल सिविल सर्विस हो, प्रोफेसर सुबोध, नहीं है। हम वो बात कर रहे हैं जिनको फायदा मिला है, उनको लेकर बात कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, फायदा मिला कहाँ है? अच्छा, मिला ही का नहीं। जो लगभग फायदा मिला ही नहीं है, एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। सिविल सर्विसेज में आप देखिए, वहां पर भी जो है हमें लगता है 10% का डेफिसिट है, जो आरक्षण मिलना चाहिए वो भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि जितने भी स्टेट सर्विसेज है उसमें भी यही व्यवस्था है। और जहाँ तक बात रही न्यायपालिका की, न्यायपालिका को लेकर लगातार, ठीक है प्रोफेसर जी, आप हमारे साथ लेट से जुड़े, समय हमारे पास इतना ही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।